अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब, और मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसफ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और साथ ही साथ अपने चाहने वालों का भी ख्याल रख रहे होंगे। और जनाब आज क्योंकि हफ्ता है, वीकेंड है, और वीकेंड पे हम कोशिश करेंगे कि हम लाइटर नोट पर बात करें और आपका भी वीकेंड अच्छा गुजरे, ना कि आपके ऊपर बोझ डाला जाए बड़े बड़े इश्यूज़ के ऊपर बात करके। तो अभी अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आज हम अपने आगाज़ में बात करेंगे लिखने के हवाले से कि राइटिंग करना या लिखना कितना ज़रूरी है हमारे लिए। अमूमन हम ये समझते हैं कि लिखना ना कोई बड़ा ख़ास काम है जो बस राइटर्स या फिर अदब से जुड़े लोगों को ज़ेब देता है। आम आदमी से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये बात बहुत ही सतही है और गलत भी है। लिखना एक महज़्ज़ब शख्स की निशानी होता है। ये खूबी तरक्की करने वाले हर शख्स में देखी जाएगी, चाहे एक कामयाब शख्स किताब रोज़ाना पढ़े या ना पढ़े, मगर वो डेली की बुनियाद पर जो चीज़ करता है ना, वो लिखता ज़रूर है। और वो लिखने के लिए अपनी ऐसी पर्सनल डायरी का इस्तेमाल करता है जिसे वो हर वक्त अपने पास रखता है। तहरीर सिर्फ राइटर्स के लिए नहीं होती, बल्कि हर उस शख्स के लिए अहम है, बल्कि हम सब के लिए अहम है। और कुरान पाक में भी ये इरशाद है कि हमने इंसान को कलम के ज़रिए इल्म सिखाया है। अगर आप गौर करें तो ये एक बहुत बड़ी बात और बहुत गहरी बात है कि कलम और इल्म का जो बहुत गहरा ताल्लुक़ है। मुआशरे के बेशतर अफराद ना इससे बेखबर होते हैं। यही वजह है कि वो इसे आम आदमी का शेवा ही नहीं समझते हैं। लिखना इंसान की ज़ात को तामीर करता है, मतलब उसको बनाता है, उसकी ज़ात को बनाता है, उसकी शख्सियत को बनाता है। बल्कि अगर आप कभी किसी ऐसे शख्स से मिले ना जो डेली रूटीन पर राइटिंग करता हो, तो उसके साथ आप चंद लम्हात बिताएंगे ना, आपको एहसास होगा कि उसके जो ख़यालात हैं वो कितने बुलंद हैं और वो कितने डिफरेंट हैं। उसका अपने और ज़माने के मुतल्लिक शऊर कितना वाज़ेह है, उसका ज़ाविया नज़र किस कदर मुनफरिद है और किस कदर मुख्तलिफ है हम सब से। दरअसल होता यह है कि ख़यालात और वाक़यात लिखने वाले अपनी ज़ात और ज़ाती मामलात को वाज़े तरीके से समझते हैं। हम अमल की दुनिया में बेहतर बनते हैं और हमारी शख्सियत में ऑथेंटिसिटी आती है। इसलिए हर वक्त अपने पास मुझे लगता है कि हमें छोटी मोटी सी डायरी ज़रूर रखनी चाहिए। आपके पास कुछ लिखने के लिए है या नहीं है, आप सबसे पहले डायरी रखने की एक जो आदत है ना, उसको यकीनी बनाएं। जब आपके पास डायरी होगी ना, तो उसके लिए ख़यालात का मसला भी नहीं रहेगा। आपको चलते फिरते ऐसे ऐसे नए ख़यालात आएंगे ना कि जो आप आम ज़िंदगी में आपके वहमो गुमान में भी नहीं होते हैं। लिखने का एक और ये भी फ़ायदा होगा कि आप अपने ख़यालात को बर वक्त लिख कर ज़ाया होने से बचा सकते हैं। ये लिखी गई बातें हैं कि बाद में आपके बहुत काम आएंगी। ये बातें आपकी डेली रूटीन की हो सकती हैं, आपकी दफ्तर की हो सकती हैं, आपकी जज्बाती ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक भी हो सकती हैं। इसके अलावा आप इस अमल से अपने जज्बाती जो फीलिंग्स होती है आपकी, वो भी अल्फाज की मदद से उनको कैद कर सकते हैं। खुशी या फिर गम के वक्त के अपने तमाम तर एहसासात को अपने पास सारी ज़िंदगी के लिए रख सकते हैं। और वो किस तरह रख सकते हैं कि आप उनको राइट डाउन कर लें। आप अपना मुहासबा करने के लिए भी लिख सकते हैं कि आप किस तरह अपने आप को जो है ना वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, आप किस तरह अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं, कौन कौन सी गलतियाँ होंगी, वो भी आप लिख सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो ऐसा करते हैं और बहुत से लोग हैं जो लिखना चाहते हैं, मगर उन्हें डायरी या फिर पर्सनल जर्नल इसको कहा जाता है, वो लिखना याद नहीं रहता है या उनकी आदत ही नहीं बन पा रही होती है। ऐसी सूरत में अगर आपके पास डायरी नहीं भी मौजूद है ना, तो आजकल क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, ये टेक्नोलॉजी वाला एरा है, आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वैसे भी हमारे पास ये मोबाइल फ़ोन हर वक्त हमारे हाथ में रहता है, तो इस तरह की कई मोबाइल ऐप्स
फ्री में हमें दस्तयाब हैं, जिनमें आप अपनी सालों की डायरी इंतहाई कैटेगराइज्ड फॉर्म में महफूज कर सकते हैं। किसी भी ऐसी ऐप में ना आप रोज़ाना किसी मुनासिब वक्त का एक नोटिफिकेशन लगाएं कि आपको उस वक्त वो याद दहानी करवाता है, और इस तरह आपके लिए ये काम बड़ा आसान हो जाएगा। एक आखिरी बात ये है कि मैं समझती हूँ कि आप में से ज़्यादा मसलहत पसंद वो लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी के मसलों को भी लिखते हैं, फिर उन्हें लिख कर समझते हैं, और ये वो लोग हैं जो वाकई ही में एक कामयाब ज़िंदगी गुजारते हैं या गुजारना चाहते हैं। तो उम्मीद है कि जनाब आप भी इस आदत को अपनाएंगे और अपनी ज़िंदगी को आसान ज़रूर बनाएंगे। ये छोटी छोटी आदत होती हैं जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी आसान हो सकती है। इसकी वजह से किस तरह आसान हो सकती है कि हमें जितने भी मसाइल हैं दरपेश होते हैं, जितनी भी हमारी बाकी चीज़ें होती हैं जो अनफॉर्चुनेटली हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, हमें बाद में याद आता है कि ओहो मैंने तो फ़लाँ दिन ये काम करना था, मैं तो भूल गई या भूल गया, या कोई बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, छोटी से छोटी चीज़ें भी होती हैं, हम भूल जाते हैं, हमें दोबारा से उनको केटर करना पड़ता है। तो जब ये हमें लिखने की हैबिट होती है ना, बेशक आप अपने मोबाइल फ़ोन्स में लिख लें, आप छोटे छोटे नोट्स बनाना शुरू करें, उसके बाद फिर आपको पता चलेगा कि आपने बाकी मसाइल पर किस तरह अल्फाजों को जोड़ना है, किस तरह उनको एलेबोरेट करना है, और वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल इस तरह होगा कि आप उनको समझ सकेंगे कि जिस चीज़ के ऊपर मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये जिस चीज़ के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ कर रही हूँ या बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ, जब मैं उसको लिखूँगी ना, यकीन मानिए कि आपको पता चलेगा कि वाकई ये ज़रूरी है, वाकई इसके ऊपर परेशानी लेना मेरे लिए वक़्त रखता भी है या नहीं रखता, वैल्यूएबल भी है या नहीं है। तो बड़ा ये आपके सामने एक वाज़े तौर पर एक पैटर्न आ जाता है कि आपने क्या करना है लिखने से सिर्फ। तो समझें कि अगर आप उसको समझना शुरू कर देंगे तो फिर उससे कितना आपको फ़ायदा अपनी ज़िंदगी में पहुँच सकता है। तो एक ये नई हैबिट है और बड़ी हेल्दी हैबिट है जिसको आप डेवलप कर सकते हैं। तो ये आज का पैगाम था जो हमने अपने शो में आपके साथ शेयर किया है। अभी आगे बढ़ते हैं जनाब, क्योंकि हफ्ते का आज आखिरी दिन है, वीकेंड पर हम जा रहे हैं, तो पूरे हफ्ते महंगाई के हवाले से क्या ग्राफ रहा है, ये महंगाई कहाँ तक पहुँची है, इस हवाले से भी कुछ बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मुर्गी के हवाले से, और मुर्गी के गोश्त की कीमत में इस्तेहकाम मौजूद है और फ़ी किलो जो कीमत है वो 426 रुपये फ़ी किलो की सतह पर बरकरार है, जबकि ज़िंदा ब्रॉयलर का जो होल सेल है वो 283 रुपये मुकर्रर किया गया है। फार्मी अंडे की भी यही सूरत हाल है, 237 रुपये फ़ी दर्जन पर बेचे जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये तो इस्तेहकाम है, ब्रॉयलर गोश्त की कीमत में तो इस्तेहकाम नज़र आ रहा है, क्योंकि बड़ी ईद आ रही है और लोगों ने जनाब ईद कुर्बान से पहले शायद ब्रॉयलर ख़रीदना बंद कर दिया है, तो इसकी वजह से इसकी कीमत में इस्तेहकाम मौजूद है। लेकिन जो महंगाई की ट्रेन है और ख़ास तौर पर सब्ज़ियों के हवाले से, वो अभी तक उसको कंट्रोल नहीं किया गया है। मार्केट में जो सब्ज़ियां हैं वो अभी भी महंगे दामों ही बिक रही हैं। तो इस पे क्या सूरत हाल है और महंगाई से पहले क्या इंतज़ामिया की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से किस तरह जो है कंट्रोल की जाएगी महंगाई को ईद से पहले, तो इस पर बात कर लेते हैं। अब्दुल कादिर, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं। अब्दुल कादिर, बताइएगा इस पूरे हफ्ते महंगाई की जो सतह है या महंगाई का ग्राफ है वो कहाँ तक पहुँचा है? जी बिल्कुल, अगर महंगाई की जो ग्राफ के हवाले से या शरह के हवाले से बात की जाए, तो जो इस वक्त मार्केटों में और मंडियों में सूरत हाल है वो तो जो है वो जो की तो है, क्योंकि महंगाई का ग्राफ जो है वो अपनी बतदरीज उसी शरह के साथ बढ़ता जा रहा है जो हर ईद से कबल बढ़ता है। क्योंकि जो हरे मसाले हैं जिसमें प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च और लीमू शामिल हैं, तो इनकी कीमतें जो हैं वो ईद से 10 दिन पहले या 15 दिन पहले जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। और अगर प्याज की कीमतों के हवाले से ही आज बात की जाए, तो आज जो सरकारी रिलीज जारी की गई है जो सब्जियों की, उसमें मजमूई तौर पर 4 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। प्याज जो 10 दिन पहले 70 से 80 रुपए फी किलो तक शहरियों को फरोख्त किया जा रहा था मंडियों में और शहर की परचून बाजारों में, वो जो है अब 150 से 160 रुपए फी किलो तक पहुंच चुका है। दर्जा अव्वल का प्याज, इसी तरह जो दर्जा दोम या मिक्स दर्जे का जो प्याज है वो 120 से 130 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर जो 30 से 40 रुपए फी किलो तक पहुंच चुका था, वो भी बतदरीज महंगा होकर जो है वो इस वक्त मार्केट में 80 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि
जो सरकारी रिलीज में इसकी कीमत है वो 55 रुपए है। इसी तरह प्याज की दर्जावल की कीमत जो सरकारी रिलीज में मुतय्यन की गई है आज वो 125 रुपए है। लहसुन हम्म। हरनाई जो है वो 345 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 500 से 550 रुपए फी किलो तक लहसुन फरोख्त किया जा रहा है। ये वही लहसुन है जो कि 300 साढ़े 300 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा था, जबकि चाइना लहसुन जो है इस वक्त मार्केट में शार्ट हो चुका हुआ है और अगर किसी के पास पड़ा हुआ है तो वो 800 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अदरक चाइना 680 रुपए सरकारी रेट में था, मार्केट में 900 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। सब्ज मिर्च की कीमत में जो है इजाफा देखने को मिल रहा है, 5 रुपए बढ़ाकर 110 रुपए सरकारी रिलीज में, लेकिन मार्केट में 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह लीमू देसी जो है वो दस्तूर मार्केट में 650 रुपए से लेकर 700 और 750 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, जो कि जो गैर मियारी लीमू या मिक्स दर्जे का लीमू जो है वो 500 रुपए 550 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। और शहरी जो है उस हवाले से खासे नाला है और उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि प्याज अभी जो है वो 160-150 रुपए फी किलो तक पहुंच चुका है और ईद के दिनों में तो ये प्याज जो है 200 रुपए फी किलो तक जाने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। और इस हवाले से जो मार्केट ज़राए हैं उनकी जानिब से भी ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इस वक्त मंडियों में सबसे ज़्यादा जो खरीदारी की जा रही है वो सब्ज मसालों की जा रही है, जिसमें प्याज, लहसुन, अदरक और सब्ज मिर्च वगैरह शामिल है, जबकि टमाटर जो है उसकी बतदरीज खरीदारी थोड़ी कम है क्योंकि टमाटर को महफूज करना जो है इस मौसम में मुश्किल है, लेकिन प्याज, लहसुन, अदरक जो है वो 1 माह तक या 15 दिन तक जो है उसको महफूज किया जा सकता है। अब्दुल कादिर जिस तरह हमें बता रहे थे और अपडेट कर रहे थे कि जनाब ईद कुर्बान से पहले ही महंगाई की जो ट्रेन है उसको रोका नहीं जा रहा है, बल्कि नहीं जा सका है। उससे पहले भी मार्केट में यही सूरत हाल मौजूद थी कि महंगाई जो थी वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी और ख़ास तौर पर जो सब्ज़ियाँ थी, सब्ज़ी में भी वही हमारे जो घरों में एसेंशियल चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, हमारी हंडिया की जिसमें अदरक, लहसुन, प्याज ये चीज़ें आ जाती हैं, ये बतदरीज इसके जो दाम हैं ये बढ़ते ही जा रहे हैं, इनको कंट्रोल नहीं किया जा रहा। और अब क्योंकि ईद आने वाली है और ईद पे ख़ास तौर पर ये जो सब्ज़ मसाला जात होते हैं ये ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं और ये बाहर भी मार्केट में भी पता होता है, तो इसलिए इसके और भी ज़्यादा दाम जो है बढ़ गए हैं। जो डीसी रेट लिस्ट पर जो सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं, जो उनके दाम लिखे होते हैं, जो उनकी कीमतें लिखी होती हैं, उसके बिल्कुल ही बरअक्स जो है ना हमें वहाँ पर मार्केट में चीज़ें दस्तयाब होती हैं, उनकी ख़रीदो फ़रोख्त हो रही होती है। आप लोग जाएं या हम लोग भी इवन दो कहीं पर भी ख़रीदारी करने जाते हैं तो हमें उस डीसी रेट लिस्ट के मुताबिक कभी भी कोई चीज़ नहीं मिली है, एक चीज़ भी नहीं मिली है। अगर वो मिलती भी है तो वो इतनी, उसकी क्वालिटी इतनी बुरी होती है कि हम वो ख़रीद भी नहीं सकते हैं। वो कहते हैं जी ये वाला जो ये सारा सामान है ये आपको इस रेट में मिल जाएगा, लेकिन इसकी गारंटी हमारी नहीं है। अगर आपने अच्छी चीज़, अच्छी क्वालिटी वाला कोई फल लेना है या सब्ज़ी लेनी है तो फिर आपको उनके मुंह मांगे दाम ही देने पड़ते हैं। तो ये तो सूरत हाल थी कि बतदरीज जो है वो सब्ज़ियों, फलों में उनकी कीमतों में इजाफ़ा होता जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ब्रॉयलर गोश्त की कीमतें जो है वो इस्तेहकाम उनमें आया हुआ है। तो इसकी क्या वजह है, क्या सूरत हाल है सप्लाई एंड डिमांड की, इस पर भी बात कर लेते हैं। राब्ता हमारा बहाल हो चुका है अब्दुल कादिर से। तो अब्दुल कादिर बताइएगा, ब्रॉयलर गोश्त की कीमत में इस्तेहकाम है, इसकी क्या वजह सुनने में आ रही है? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो ब्रायलर ट्रेडर्स हैं उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है क्योंकि ये इस मौसम में जो ब्रायलर है उसकी फ़रोख्त कम हो जाती है क्योंकि ईद उल अज़हा से तकरीबन 2 हफ्ते कबल जो है वो शहरियों की जानिब से ब्रायलर की खरीदारी कम की जाती है और इसके साथ साथ शदीद जो मौसम जो है उसकी शिद्दत में इजाफा हो चुका है और इसमें भी जो है वो प्रोटीन का इस्तेमाल कम होता है और लोग जो है इस मौसम में सब जो है वो सब्जियाँ खाते हैं या हरी सब्जियाँ खाते हैं ताकि जो है वो ठंडी रहती हैं और साथ ही साथ मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। और यही वजह है कि अब मार्केट में ब्रायलर की कीमतें जो है मुस्तहकम है। ये वही ब्रायलर है जो कि गुज़िश्ता ईद या ईद उल फितर पे 800 से 900 रुपए फी किलो की सतह पर पहुंच चुका था, लेकिन अब क्योंकि ईद उल अज़हा की आमद है, ईद उल अज़हा से कबल जो है ब्रायलर की कीमतें जो है वो अब मुस्तहकम हो रही हैं और मार्केट के मुताबिक ये इनमें इस्तेहकाम जो है वो ईद तक जारी रहेगा और ईद के बाद जो है वो इसकी कीमतों में इजाफा होगा क्योंकि मौसम गर्मा में तकरीबात का भी जो है वो कम जो है वो तकरीबात का इनेकाद होता है जिसमें शादी ब्याह शामिल है, तो उसमें भी ब्रायलर इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो यही वजह है कि मार्केट में ब्रायलर की डिमांड जो है वो ना होने के बराबर है और जो ब्रायलर ट्रेडर्स हैं या जो ताजरान हैं उनकी जानिब से भी ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि इस वक्त सूरत हाल जो है
वो मुस्तहकम है। अंडों के हवाले से बात की जाए तो अंडे भी प्रोटीन का एक बड़ा ज़रिया है, लेकिन गर्मियों में अंडों की कीमतें जो हैं वो इसी तरह मुस्तहकम हो जाती हैं या कम हो जाती हैं। सर्दियों में अंडे जो हैं वो ब्लैक मार्केटिंग उसकी शुरू हो जाती है। अब सूरत हाल पोल्ट्री मसनूआत के हवाले से तो बेहतर है, लेकिन जो हरे मसाले हैं उनकी डिमांड में जो है वो इजाफा जो है बतदरीज होता जाएगा और ये ईद तक इजाफा जारी रहेगा, जिसमें प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और लीमू शामिल है। और जो अच्छा, सब्ज़ फलों की मसाला-जात जिस की तो आपने बात की है कि इसमें इजाफ़ा ही होता जा रहा है और जैसे जैसे करीब आती जाएगी ईद ही इसमें और भी इजाफ़ा होगा। घी का तड़का लगता है, घी इस्तेमाल होता है इन तमाम तर चीज़ों के साथ, उसकी क्या सूरत हाल है? आटे की कीमतें हमने देखी थी कि वो बतदरीज कम होती जा रही थी, नान रोटी की भी, तो उसकी सूरत हाल के हवाले से भी हमें अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो आटे की सूरत हाल है, क्योंकि गंदम मार्केट में इस वक्त वाफर है और डिमांड से ज़्यादा जो है वो इस वक्त ज़ख़ीरा हो चुकी है, जिसकी वजह से अब गंदम की कीमतें तो मुस्तहकम है। लेकिन अगर घी के हवाले से बात की जाए तो घी आलमी सतह पर जो है क्योंकि सोयाबीन और पाम ऑयल की कीमतों में कमी हुई है, यही वजह है कि अब मार्केट में घी की कीमतों में भी इस्तेहकाम देखने को मिल रहा है। और घी इस वक्त दर्जा अव्वल जो है वो 480 रुपए फी किलो तक मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि दर्जा दोम का घी जो है वो 430 से 450 और जो कराची ब्रांड जिसे कहा जाता है या जिसे खुला घी भी कहा जाता है वो इस वक्त जो है वो 380 से 400 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। खुर्दनी तेल ठीक की है। भी सूरत हाल यही है, लेकिन इस ईद पे जो सबसे ज्यादा कीमतों में जिनमें इजाफा होता है वो हरे मसाले ही हैं और जी। उसके साथ साथ मंडियों में जानवर जो हैं उनकी कीमतों में इजाफा होता है। सारा साल जानवर जो हैं वो सस्ते रहते हैं और ईद से पहले जो है कुर्बानी के जो जानवर हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा होता है और सब्ज मंडियों में रश ज्यादा देखने को मिलता है और बकर मंडियों में भी शहरी जो है वो इस वक्त जो है वो अपनी ईद की खरीदारी में करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ अब्दुल कादर मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे महंगाई की सूरत हाल के हवाले से कि महंगाई कहाँ तक पहुँची है, सब्ज़ मसाला जात की क्या क्या कीमतें जो हैं वो मार्केट में किस भाव ये बिक रहे हैं। तो अब्दुल कादर बहुत शुक्रिया आपका। भी आगे बढ़ते हैं, कुछ किताबों के हवाले से बात कर लेते हैं। तो प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस सेगमेंट में मुसन्निफ़ हैं, शायर हैं, तो उनकी तरफ चलते हैं और आज कौन सी किताब के साथ वो हमारा और आपका तारुफ करवाने वाले हैं, आइए वो सुन लेते हैं। जी प्रोफेसर साहब। कौन कहता है बहरो भर से उठा, अब्र तो मेरी चश्मे तर से उठा। क्या अच्छा मतलब है। जिसको कहते हैं अहले दश्त जुनू, जिसको कहते हैं अहले दश्त जुनू, वो बगुला भी मेरे सर से उठा। सारी मखलूक का नुमाइंदा हूँ, ये शेर देखिएगा, सारी मखलूक का नुमाइंदा हूँ, सोच कर मुझको अपने दर से उठा। एक ग्रोहे अजीज़ जानो दिल, देखते देखते नज़र से उठा। और ये शेर देखिएगा कहाँ कैसे उसने शायर ने क्या कमाल किया। शोर गिरिए का हज़रत तहसीन, शोर गिरिए का हज़रत तहसीन, मीर के बाद मेरे घर से उठा। तो ये बहुत खूबसूरत जो शायरी है, ये हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं यूनुस तहसीन, उनकी शायरी है और मिसरा तहसीन इस किताब का नाम है। और इस किताब को शाया किया है इलाफ पब्लिकेशंस कोयटा बलूचिस्तान से। और इसमें गज़लियात हैं 99 जो है ना, इसमें आपको मिलेंगी इनकी शायरी के जो मतलब क्या कहना चाहिए, शेर पारे। गज़लियात में इसलिए कहने से हिचकिचा रहा हूँ क्योंकि शुरू में जो हमद और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो ज़ाहिर है लिखी तो गज़ल ही के आहंग में है, लेकिन चूँकि वो मौज़ूआती है लिहाजा हम उसको नज़म कहेंगे। तो आप यूँ समझ लें अगर उन दो को बीच में शामिल ना करें तो 97 गज़लियात हैं। क्या गज़लियात हैं, क्या शानदार गज़लियात हैं। मैं इसका बयान कुछ इस तरह से करना चाहूँगा कि यूनुस तहसीन साहब ने अरबी, फ़ारसी और हिंदी इन तीनों ज़बानों में मौजूद जो अदब है, महसूस ये होता है, मेरी इनसे कभी कोई मुलाकात नहीं हुई और फ़ोन पे कभी बात नहीं हुई सिवाय व्हाट्सएप में 1-2 दफ़ा गुफ्तगू होने के। ये जो कुछ मैं अर्ज़ कर रहा हूँ सारा इनकी किताब पढ़ने के बाद अर्ज़ कर रहा हूँ कि अरबी उल नस्ल, फ़ारसी उल नस्ल और हिंदी उल नस्ल जो डिक्शन है वो इन्होंने इस्तेमाल की है और कहीं पे भी ये आपको महसूस नहीं होता कि ये ज़बरदस्ती
इन्होंने अपने शेर में दाखिल की है, बल्कि वो एक फ़ज़ा बनाते हैं जिस फ़ज़ा में जब वो कंज्यूम होता है वो मखसूस लफ्ज़, तो लगता है कि ये फ़ज़ा ख़ुद लेके आई है उस लफ्ज़ को। ये सूरत हाल है इनके यहाँ शायरी में। मतलब एक जगह पे भागवान लफ्ज़ है तो उसको नून गुन्ने के साथ इन्होंने भागवां बनाया, क्योंकि शेर की मजबूरी थी। लेकिन भागवां भी अच्छा लग रहा है वहाँ पे, क्योंकि उस फ़ज़ा में बेहतरीन, जैसे नगीने अंगूठे में नगीना फ़िट हो जाता है, नगीने की तरह ये वाला लफ्ज़ भी वहाँ पे फ़िट हो गया। एक तो ये बात है इनकी खसूसियत। दूसरी ये है कि इनके यहाँ जो तख्लीकी वफूर है वो बहुत ठाठे मारता हुआ एक दरिया जैसे होता है, एक बहता हुआ दरिया, और वो भी मैदानी इलाकों वाला पुरसकून नहीं, बल्कि जिसको अल्लामा इकबाल कहते हैं जुए को हिसार, वहाँ से लचकती मटकती उछलती हुई इस तरह वो नदी आती है कोसार से। इस तरह इनकी शायरी आती है और आके फिर पुरसकून दरिया भी बन जाती है मैदानी इलाके में। इनकी शायरी इतना अच्छा मज़े का काम किया इन्होंने। एक अहम बात यूनुस तहसीन की ये है कि इन्होंने अहले बैत पर और सहाबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों पर शायरी की है, और बहुत उम्दा शायरी की है। यानी मौला अली की जो तफजील अली मैंने सुनी उसकी ज़ुबानी, जो मौला अली की फ़जीलत है वो भी बयान फरमाई है इन्होंने, और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की भी इन्होंने फ़जीलत बयान फरमाई है। और इसी तरह आपको इंतसाब में भी आपको मिलेगा कि इन्होंने इसी तरह इसी बंदोबस्त के साथ इन्होंने इंतसाब किया। अगर मैं यहाँ से आपको सुना पाऊँ कि ये क्या फ़रमाते हैं। खलूस इश्क़ व इज़्तिराब इमाम इश्क़ व सदाकत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हुज़ूर, इल्म व तमीज़ शेर व सुखन, और ग़ालिबन ये अलम होना चाहिए। बहरहाल आगे बाबुल इल्म व मज़रुल अजाइब मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के हुज़ूर। तो ये इनका एक तखस्सुस है कि ये दोनों जो मोहतरम तरीन, वो अल्लामा साहब ने फरमाया ना कि तू के नशनासी खफ़ीरा अस जली होशियार बाश, ए गिरफ्तार अबू बकर अली होशियार बाश। तो इन्होंने दोनों जो हैं वो मतवाज़न दोनों रास्ते इख्तियार किए और बड़े तवाज़ुन के साथ इख्तियार किए। म्याना रवि आप समझ लें। तो बड़े शानदार शायर हैं। मैंने इनको देखा कि सोशल मीडिया पे ये बड़े मशहूर हैं और इन्होंने तलमीहात बड़ी शानदार इस्तेमाल की हैं। इनके जो मुझे अच्छा लगता है काम के, जब आप तलमीह कोई इस्तेमाल करते हैं या आपकी शायरी में आती है तो क्या वो शायरी बन भी पाती है कि नहीं, क्या वो ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ सिर्फ इस मकसद के लिए तो बीच में खपा तो नहीं दी जा रही कि आपके इल्म का रोब पड़े लोगों पर, ये लाजमी तौर पे हमें टेस्ट करना होता है। तो ऐसा नहीं है। यूनुस तहसीन साहब ने बाकायदा इसको शायरी बनाया। इसके अलावा जो अलाइम हैं, अलामतें, वो जो अलम की अलामत है, खैमे की अलामत है, और उसके अलावा बहुत सारी अलामत है, मशकीज़ा की अलामत है, दरिया की अलामत है इस्लामी अदब में, और सिद्को शुजात की अलामत है, अदल की अलामत है। वो सारी अलामतें जो हमें बड़े शायरों के यहाँ मिलती हैं वो इसमें मौजूद हैं, और उसी वक़ार के साथ और उसी शान व शौकत के साथ, उसी ग्रैंजर के साथ मिलती हैं जिस ग्रैंजर के साथ बुज़ुर्गों के यहाँ पाई जाती हैं। और मेरा ख़्याल है कि अगर यूनुस तहसीन साहब को नज़र न लगे, अल्लाह करे नज़र न लगे, और इसी तरह अपना सफ़र जारी रखें, तो आप देखिएगा कि एक दिन ये हमारे अदब के चमकदार तरीन सितारों में से एक, अभी भी चमकदार हैं, लेकिन वो जो काकशां बनती है अल्टीमेटली जब ये 50-60 साल के होंगे, खैर ये भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब ये नुमायाँ तरीन शुआरा में शुमार होंगे तो आप देखिएगा कि ये दूर से पहचाने जाएंगे कि हाँ, ये वो मिसरा है जो मिसरा तहसीन है, क्योंकि ये तहसीन के अलावा ये मिसरा कोई नहीं कह सकता था। और जनाब आज की किताब का तज्ज़िया भी प्रोफेसर अहमद हमाद साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में किया है, और उन्होंने बताया कि इस किताब में कौन कौन सी चीज़ें और किस अंदाज में लिखी गई हैं वो आप पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए भी प्रोफेसर साहब आपका बेहद शुक्रिया। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है लेकिन टाइम मैनेज नहीं हो रहा होता। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग भूल जाते हैं या उनके लिए टाइम हम मैनेज नहीं कर पाते हैं या निकाल नहीं पाते हैं और बाद में हमें याद आता है ओहो हमने तो ये काम भी करने थे, हमें तो याद ही नहीं रहा, हम तो टाइम मैनेज ही नहीं कर पाए। और कितने इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो सिर्फ हम टाइम मैनेज ना करने की वजह से भूल जाते हैं या उनको निगलेक्ट कर दिया जाता है। तो आज ख़ास करके हम ये बात करेंगे कि ये कितना बड़ा इशू है, इसके क्या क्या असरात हमारे ऊपर आ सकते हैं, हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर आ सकते हैं और किस तरह इसको मैनेज किया जा सकता है। ख़ास तौर पर ये जो टाइम है, ये जो एक एक लम्हा, एक एक सेकंड हमारा गुजरता जा रहा है, ये कितना इम्पॉर्टेंट है और इसको हम किस तरह मैनेज कर सकते हैं, इसको किस तरह हम अपने हाथों में, अपने कंट्रोल में लेकर आ सकते हैं। तो इस पर बात करनी है और ख़ास तौर पर कि कॉर्पोरेट सेक्टर में किस तरह टाइम मैनेज किया जाता है। तो उस पर बात करने के लिए अहमद फवाद साहब, कॉर्पोरेट ट्रेनर, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। फवाद साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू, आई एम गुड। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। फवाद साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइए, सुबह सुबह मुझे पता चला है कि आपने कोई पैसे देने हैं मुझे, कहाँ हैं वो पैसे? मुझे सुबह सुबह उन्होंने कहा है जी फवाद साहब कह रहे हैं कि आपको कुछ पैसे मिलने वाले हैं। तो मैंने कहा वाह जी वाह, आज पैसे भी मिलेंगे शो के दौरान, तो कहाँ हैं वो पैसे? वो आपको मिल जाएंगे, वो आपको हम डेली दिया करेंगे। अच्छा, डेली दिया करेंगे? कैसे वो कैसे? उसका बड़ा आसान सा तरीका ये है। हाँ। एक तो मैं आपको अगर ये बताऊं कि जो आपको आज पैसे मिले थे, आपके अकाउंट में आए थे, हाँ। और आपको अगर उसका इल्म नहीं है, हाँ। तो यू हैव ऑलरेडी वेस्टेड सम अमाउंट ऑफ दैट। मेरे अकाउंट में आया और मैंने उसको वेस्ट कर दिया है। जी जी, वेस्ट और कर मुझे दिया। पता ही नहीं है, पता भी मेरे नहीं। अकाउंट में तो आई ही नहीं है वो। मैं आपको बताता हूँ, हाँ। ये बड़ी मजे की चीज़ है। हम टाइम मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट हाँ में बात जी, करते हैं। हाँ जी। आप अगर देखें तो इन अ फुल 24 आवर्स डे, हाँ जी। रात 12 बजे से अगले दिन 12 12 बजे बजे तक, हाँ। हमें तकरीबन 86,400 मिनट्स एवरी सिंगल डे मिलते हैं। अच्छा, सही ठीक है। जी। इसको अगर आप एक सेकंड को 1 रुपए के बराबर कंसिडर करें तो 86,400 रुपीज आर इन योर अकाउंट ऑन एवरी सिंगल डे, Okay. राइट? हर रोज आपके पास है। Okay. तो आप इस वक्त तक देखें, अभी तकरीबन 10 बज रहे हैं, हाँ जी। कुछ आगे टाइम निकल गया था, 36,000 सेकेंड्स हैव गॉन ऑलरेडी। तो मतलब 36,000 रुपीज जो है ना वो निकल चुके हैं। जी, वो निकल मेरे चुके बैंक हैं। अकाउंट से निकल चुके हैं। एग्जैक्टली रात 12 बजे डिपॉजिट हुए। अच्छा। और उसके बाद अब 10 बजे अभी तक 36,000 प्लस कुछ सेकंड्स जो हैं वो गुद निकल चुके हैं आपके अकाउंट से। तो हाउ यू फीलिंग नाउ? आप अपना अगर रिकॉल करें 10 घंटे, तो आपने क्या खोया, क्या पाया, अगर अभी बैठ के आपको करना पड़े, हाँ। तो हाउ वुड यू फील? दैट वुड बी माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू। यू विल बी फीलिंग हैप्पी और कंटेंटेड और लॉस्ट के यार वक्त जाया हो गया या मेरे पैसे जाया हो गए? ऑब्वियसली आई फील लॉस्ट के ये हुआ क्या है, मतलब एक वक्त जाया हो गया। समझे कि एक पैसे अगर आपके जाया हो जाए 36,000 रुपीज, और इस वक्त में जहाँ पे महंगाई इतनी उरूज पर पहुंची हुई है, तो आपको किस तरह का फील होगा? तो ये समझें कि आपका जो टाइम है वो भी इसी तरह वेस्ट हो रहा है। ऐसे टाइम इज मनी। हाँ, दुनिया इसलिए भर कहते हैं में। टाइम इज मनी। जी, इसीलिए कहा जाता है कि टाइम इज मनी। इनफैक्ट आप सिर्फ ये कैलकुलेट नहीं करते कि रात 12 से अगले 12 बजे तक इतने पैसे हमारे अकाउंट में आए हैं जिसकी हमने जी, अभी जी। बात की है। आप ये देखते हैं कि ये जो टाइम हमारे पास आया था, क्या इन 36,000 अगर सेकंड्स की हम बात जी, करें जी। 10 बजे तक है, तो इसको हमने ऐसा इन्वेस्ट किया कि जो बाकी 50,000 कुछ मेरे पास पैसे बच गए हैं दिन के जी, दिन हिस्से के। में, क्या वो डबल हो सकते हैं? वक्त तो डबल नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। वो तो वही है जो कैलकुलेटेड फितरत ने आपको दे दिया है। हर इंसान को हर रोज 86,400 सेकंड्स इतने मिलने और ही मिलने हैं। रुपीस मिलने ही मिलने हैं मिलने अपनी हैं, करेंसी। ठीक है। लेकिन क्या आप उन मॉर्निंग के टाइम को या दोपहर को या दोपहर को उसको एज इन्वेस्टमेंट यूज करते हैं कि आपको उसके रिटर्न में पैसे मिल सकें? तो ये तो मुमकिन नहीं है कि आपको 86,401 सेकंड्स मिल जाएं। लेकिन ये मुमकिन है कि इन 86,000 के बदले में आप 2 लाख, 5 लाख, 50 लाख करोड़ आप वो रिसीव करें, आप वो इन्वेस्ट करें और उसका जो आउटकम है वो आपकी तरफ रिटर्न मिले। मुझे याद है हम बचपन में सुनते थे, मुझे एग्जैक्टली ये नहीं मालूम कि कितनी बात सच है। ये कहा जाता था कि बिल गेट्स अगर चलते चलते उसके $10 गिर जाते हैं तो वो झुक के उठाता नहीं है। अच्छा। क्योंकि उठाने के लिए जो टाइम उसका आगे निकलना है, 4 स्टेप उसने लेने हैं, वो उसमें $20 और कमा लेगा। अच्छा। तो वो उस पे वक्त जाया नहीं करता कि जाया नहीं करेगा, वो आगे बढ़ जाएगा। आगे बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली। सो बात दुरुस्त है या नहीं, लेकिन है बड़ी दिलचस्प कि कुछ लोग इस तरह से अपना टाइम इस्तेमाल करते क्या हैं। बात है।
और इन्वेस्ट करते हैं टाइम को कि उसका रिटर्न आउटस्टैंडिंग उन्हें आ रहा होता है। लेकिन आज Exactly. के वक्त में जिसमें हम 21st सेंचुरी में बैठे हुए हैं, 2024 में हैं हम, तो आज के इस वक्त में बड़ा इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें वक्त ज़रूरी है, टाइम ज़रूरी है, पैसा ज़रूरी है? दैट्स अ की क्वेश्चन। जैसे हमने पैसे की बात की है पैसे शुरू की, में कि पैसा भी किस ज़रूरी है, टाइम भी ज़रूरी है, लेकिन आज के वक्त में क्या ज़रूरी है? मैं आपको बताता हूँ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का मैं एक कभी रिसेंटली आर्टिकल हाँ। पढ़ रहा था, बहुत ही अच्छा। उसने बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा कि चूंकि टाइम इरिवर्सिबल है, टाइम जो होता है वो एक दफा चला जाता चला है गया, तो वापस नहीं आता, बिल्कुल। और उसकी इन्वेस्टमेंट भी ऐसी ही है। तो आप जितनी भी दुनिया में तरक्की हुई है सारी वक्त को बचाने के लिए हुई है। आपने खत लिखने से निकल के ईमेल्स पे आ गए, ईमेल से व्हाट्सएप पर आ गए। तो ये सारी ट्रांजिशन क्यों हुई? क्योंकि जो खत लिखने के बाद पहुंचाने का वक्त लगता था वो बहुत ज्यादा था, वो ज्यादा था। आपने दूसरे मुल्कों में भेजना होता था तो फिर वो बहरी बेड़े जा रहे हैं जी। और वो साल में 2 निकल रहे हैं। तो उस वक्त को बचाने के लिए एग्जैक्टली उन्होंने वो आपने किया। उसको कर लिया। फिर उस वक्त को बचा के किया क्या? पैसे उससे कमाए। ट्रू। आपने जाहिर है इन्फॉर्मेशन जो लेट्स से अगर 100 साल 200 साल पहले तकरीबन महीना लगता था इन्फॉर्मेशन अमेरिका पहुंचने में और वहां से वापस उसका जवाब आने में, तो अब वो सेकंड्स में हो जाता है। सेकंड्स में हो जाता तो हाँ। आपने वो सारा वक्त बचा के पैसा कमाया, वाह जी। सो पैसा, ये चीज़ बड़ी अजीब लगती है, कहते हुए कि जी पैसा ज़्यादा कीमती है, सॉरी वक्त ज़्यादा कीमती है और पैसा नहीं है। और बड़ी अजीब सी इसलिए लग रही होती है कि हमें पता है पैसे की वैल्यू क्या है। हम जानते हैं कि बकौल इकबाल काज़ियुल हाजात है पैसा। आप ये कभी भी नहीं कह सकते कि जी मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है तो मैं बड़ा खुश हूँ। खुशियाँ इस ज़माने में खरीदी जाती हैं पैसे से। अच्छा। ये पुरानी बात हो गई कि जी खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। लेकिन वाकई होता है क्या? आपका आइसक्रीम खाने को दिल चाह रहा है, आपके पास पैसे हैं, जाके आइसक्रीम खाएं, यू आर फीलिंग कंटेंटेड। और आपके पास नहीं है तो आप परेशान बैठे हुए हैं। हाँ। तो इट हैपन्स ना, या कुछ भी, इवन जरूरत की आपको 2 वक्त की रोटी है, आपको खाना खाना है, आपके पास पैसे हैं, आप कमा लेंगे और खा लेंगे जाके, नहीं है तो फिर आप परेशान रहेंगे। सो ये इसको रिवर्स हम अगर ये करें कि मेरी तमाम खुशियों का इन्हसार पैसे पर है, वो गलत है। अच्छा, लेकिन ठीक है। पैसा ना हो और मैं खुश हूँ, ये एक अनरियलिस्टिक बड़ी और रेयर सिचुएशन भी हो सकती है बहुत से हाँ, लोगों और ये के लिए। गलत है, मेरा ख्याल है ये गलत। अच्छा। देखें, गलत इसलिए है कि आप अपनी ज़रूरियात, अगर मेरी ज़रूरियात मैं पूरी नहीं कर रहा तो फिर कौन कर रहा है? कोई और पूरी कर रहा है ना, जो बुनियादी ज़रूरियात है। तो मैं फिर उस पर बोझ बना हुआ हूँ। मुझे बेहतर है कि अपना बोझ खुद उठाना चाहिए और उसको प्रॉपर्ली। जब फितरत ने मुझे डेली मेरे अकाउंट में 86,400 सेकंड रोज दे रही है फितरत, अल्लाह ताला मुझे रोज दे रहा है और मैं उसको इन्वेस्ट नहीं कर रहा अपने लिए उसको या ज़ाया तकसीम कर रहा करने, हूँ। तो फिर क्या फायदा तो उसका? फिर कोई फायदा सो नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, जो मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जो कि बिजनेस स्कूल है और बहुत बड़ा है, वो कहते हैं कि पैसा आप कमाते हैं वक्त इन्वेस्ट करके। ठीक है। और अगर आप पैसा भी इन्वेस्ट कहीं पे करते हैं तो असल में 4 जगहों से आप पैसा बचा रहे होते हैं। तो फिर आप एक नई 5वीं स्ट्रीम खोल रहे होते हैं। सो उसका उन्होंने बड़ा एक अच्छा मेथड बताया जो मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। जी जरूर। कि पैसे और इसकी इंपॉर्टेंस के लिहाज से, कि वक्त है, वक्त को आप इन्वेस्ट करते हैं और उससे आप पैसा अपना मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। अच्छा। साथ और जो हम कहते हैं ना किसी का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, तो एक्सपीरियंस भी वक्त ही होता है। आपने वहाँ पर वक्त लगाया वो काम दिया करने में। होता है जी। सो आपका जो जितना भी पैसा आप कमा रहे हैं वो आप वक्त देने के साथ कमा वक्त रहे देने हैं के, और इसलिए वक्त तो फिर बचाने के आपको साथ। इंसेंटिव्स भी ज्यादा मिलते जी। हैं उसी एक्सपीरियंस की वजह से, Exactly. बिकॉज़ यू हैव दैट एक्सपीरियंस। एब्सोल्युटली। तो इसीलिए इसकी जो हम जैसे हमने लाइफ की बात की ओवरऑल, इसकी इट इज़ नॉट टाइम मैनेजमेंट, इज़ नॉट टाइम मैनेजमेंट ओनली, इट इज़ लाइफ मैनेजमेंट। नहीं तो किस तरह टाइम मैनेजमेंट को किस तरह एलेबोरेट करेंगे, क्या है? क्योंकि हमें आज तक समझ नहीं आई, क्योंकि हम टाइम मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से लोग हैं, हम फंसे हुए हैं कि बहुत सी चीज़ें हमारी टाइम मैनेजमेंट की वजह से रह जाती हैं, कि हम चीज़ों को कोऑर्डिनेट नहीं सही कर पा रहे होते हैं। इसके मसाइल क्या क्या होते हैं और है क्या ये टाइम मैनेजमेंट? इसमें देखिए, मैं बड़ा बहुत ही रेलेवेंट सवाल है। जैसे हमने 86,400 हाँ मैं इसलिए बेस बना रहा हूँ कि उस वही वक्त है और वही पैसा है जिसके साथ हम आगे ज़िंदगी चला रहे हैं। इसके जो वेस्ट ने इस पे काम किया बड़ा अच्छा, वो है इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। सही। कि आपने बजाय इसके कि आप ये देखें कि आपने वो जो हमने स्मार्ट गोल्स की बात की थी कि पूरा साल आपने करना है, तो हमने बात की थी कि पूरे साल की एक इकाई है दिन, यानी आपने पहले दिन को मैनेज करना है। तो वंस यू मैनेज योर डे, यू मैनेज योर रेस्ट ऑफ द ईयर। वो कैसे करना है? उसके 4 हिस्से हैं, उसको क्वाड्रेंट्स कहते हैं, जिसके 2 मज़े की बात आपको बताता हूँ, 2 ही पैरामीटर्स हैं, एक है इंपॉर्टेंट और एक है अर्जेंट। अच्छा। आप दिन के जितने भी टास्क डिफाइन करते हैं, मसलन मैं सुबह उठा और मैंने देख लिया कि यार मुझे जो 5 घंटे थे या 6 घंटे थे रात को जब मैं सोया हूँ, तो उसमें मेरे बॉडी के लिए काफ़ी थे कि 5-7 घंटे की नींद काफ़ी है। अब जब मैं उठा हूँ तो मुझे अपने टास्क लिखने हैं सबसे पहले।
राइट डाउन ऑल ऑफ द टास्क जो आपने एक दिन में परफॉर्म करने हैं, अच्छा। जो भी करना है उनको करने के बाद अब आप उनके सामने अपडेट करते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है या अर्जेंट है। अच्छा। मिसाल के तौर पे हम इस वक्त यहाँ पर हैं, ये वाला ये हमारा जो सेगमेंट चल रहा है, ये डिस्कशन है, ये राइट नाउ इम्पॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। अच्छा। क्यों इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये प्लान हमारा एक मुसलसल एक सीरीज चल रही है, दैट इज वाई ये प्लान है कि एवरी सैटरडे वी सिट ये हियर। होना है, ठीक है। अर्जेंट क्यों है? मैं इसको जो टाइम हमने 10 बजे का या 10:15 का तय किया, उसको मैं 12 बजे पे ले जाके नहीं ले जा सकता। हाँ जी, ना आप लेके जा सकते हैं ना मैं, क्योंकि आपकी एक टाइम स्लॉट है जो Time आपने slot, टेलीविजन में हाँ, इसको true, किया हुआ। सो इट बिकम्स अर्जेंट एज वेल, क्योंकि इस टाइम के बाहर हम नहीं जा सकते। हाँ। सो व्हाट आई हैव टू डू इज फॉर दिस, जो सजेस्ट किया जाता है मैनेजमेंट गुरुज की तरफ से, जो टास्क आपका इंपॉर्टेंट और अर्जेंट है, डू इट इमीडिएटली, ओके। और वो आप खुद करें उठ के, अच्छा। उसको आप किसी और के ऊपर नहीं डाल सकते। तो मुझे अगर ये मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं चाहता हूँ कि अच्छा कंटेंट हो जो मैं चाह रहा हूँ डिलीवर हो, तो फिर मुझे उठ के खुद करना चाहिए। सो इंपॉर्टेंट और अर्जेंट वाला जो काम है वो खुद करेंगे। अच्छा। जो दूसरी टाइप होती है, इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, अर्जेंट नहीं है, मे बी आपको शाम के वक्त करना है या किसी वक्त भी, आज करना ज़रूरी है, अर्जेंसी नहीं है कि अभी जाके कि करना है। अभी अगर नहीं करेंगे तो उसका कोई कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। Exactly. ठीक है, वो अर्जेंट नहीं है। वो अर्जेंट नहीं है ठीक लेकिन है। इंपॉर्टेंट है, आप Important उसको है। स्किप नहीं कर सकते। सही। फिर आप क्या करते हैं, उसके ऊपर आपके पास चॉइस होती है कि आप उसको डेफर कर दें, यानी कि आप उसको डिले कर देते हैं कि अच्छा यार Okay. 3 बजे हो जाए तो भी ठीक है, 4 बजे हो जाए तो भी ठीक है, तो भी ठीक है। लेकिन आज हो जाना हो जरूरी है, तो जाना मैं चाहिए। किसी वक्त कर लूंगा इसको। लेकिन यही तो मसला है ना, यही तो मैनेज नहीं किया जाता व्हाट्सएप कि हम लोग टू डू लिस्ट तो बना लेते हैं, डेली टास्क की हमारी टू डू लिस्ट होती है कि हमने ये करना है, लेकिन फिर भी काफ़ी चीज़ें हमारी पेंडिंग में चली जाती जी। हैं। तो फिर उसका हल क्या है? उसको क्या करें? उसको लिख लें, उसको कहीं मेमोराइज कर लें, क्या करें? उसका हल क्या है? उसके 2 चीजें हैं, जैसे मैंने अभी ये क्वाड्रेंट्स की बात की है ना, हाँ। एक इसका तीसरा है कि आप डेलीगेट कर देते हैं। डेलीगेट क्या है? एक काम है जो आपको पता है कि मैं तो फौरी तौर पे अवेलेबल नहीं हूँ, और लेकिन ये होना ज़रूरी है, तो फिर आप किसी ऐसे शख्स को डेलीगेट करते हैं, कहते हैं यार तुम ये काम कर दो, तो आप किसी दोस्त की सर्विसेज ले लेते हैं। अच्छा। या इवन आप किसी प्रोफेशनल की सर्विसेज ले लेते हैं। जैसे हम कंटेंट डेवलपमेंट लेते हैं, मतलब मैं नहीं कर पा रहा, मैं एक टीम रख लेता हूँ, 10 लोगों को मैंने प्रोजेक्ट ले लिया, मैंने टीम ले ली और उनसे काम करवा लिया। सो अपना काम किसी और से जब आप करवाते हैं, लेकिन वो स्किलफुल तरीके से करवाते हैं, तो आप असल में उसको डेलीगेट कर रहे हो। अच्छा। सो कहना ये चाह रहा हूँ कि टाइम वही है आपके पास, 2 घंटे ही हैं, 10 घंटे का आपके पास टास्क है, तो आप वो, और वो इम्पोर्टेंट भी है, तो आप फिर क्या करेंगे, फिर आप 5 लोग हायर कर लेंगे, अच्छा। तो आप उनसे काम करवा लेंगे, उनको आप पे कर देंगे उनके टाइम का, उनके टाइम का पैसा उनको दे देंगे, हाँ तो आप उस पैसे से ज्यादा अर्निंग करना शुरू कर सकते Okay. हैं। सो डेलीगेट कर दें, इट डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स, कि आपने टीम हायर की है, वक्ती तौर पे लोगों को ले लिया है, या किसी दोस्त से हेल्प ले ली, सो डेलीगेशन इस तरफ चली जाती है। आखिरी 4th स्टेप ये है कि आप फिर ये देखते हैं कि जो टास्क, मसलन किसी दोस्त ने बुलाया, यार किसी वक्त खाने पे चलते हैं, या आज चलें, क्या ख्याल है, आप देखते हैं मेरी लिस्ट में खाने का आज तो वक्त नहीं निकल रहा। अच्छा। इट इज़, आई फील गुड, दोस्तों से मैं मिलता हूँ, मज़ा आता है, एंजॉय करता हूँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है, हाँ। तो इसको डिलीट कर देता हूँ आज के अच्छा। टास्क के लिए। ओके। तो आप उसको किसी और दिन पे लेके जा सकते हैं, तो टास्क पे डिलीट कर देते हैं। सही। सो 4 जो हिस्से हैं, सबसे पहले है डू, हाँ। दूसरा है डेफर, तीसरा है डेलीगेट, Delegate चौथा और है डिलीट, delete। कि आप उसको निकाल दें। ओके। इसके लिए जो आपने जैसे सवाल किया कि हमारे जहन में तो 70 किस्म के टास्क चल रहे होते हैं। ब्रायन ट्रेसी से मेरी मुलाकात हुई, मैनेजमेंट गुरु है, अमेजिंग। अच्छा। उसने कहा था कि सबसे पहले ये करें कि जब आप ये टास्क लिख चुके हैं, तो पिक टॉप 3, ओके। और ये काम अर्ली मॉर्निंग करें। एक 5 AM क्लब है, वो बुक है 5 AM क्लब के नाम से। वो ये कहते हैं कि जो लोग सुबह 5 बजे उठने के आदी हैं, आप मुसलमान हैं या नहीं हैं, फजर पढ़ते ही नहीं पढ़ते, उनका ये कहना है कि 5 बजे जो उठकर अपना दिन अलाइन कर लेते हैं, वो सुबह 9 बजे से पहले जब लोग ऑफिस में पहुंचते हैं, अपना दिन प्लान करते हैं, एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं। जो लेट उठने वाले हैं, 7 बजे उठने वाले इवन, वो अपने दिन का आगाज 7 बजे नहीं करते, वो दरअसल 10 बजे करते हैं ऑफिस में जाके, जब चाय पीते हैं, उनकी आंखें खुलती हैं, दोस्तों से मुलाकात करते हैं, क्योंकि तैयार होने में, रश में वो कुछ नहीं कर पा रहे होते। सो ही सजेस्ट, जैसे मैंने ब्रायन ट्रेसी की बात की और 5 AM क्लब की भी, अर्ली मॉर्निंग उठ के आप अपने दिन को प्लान करने के लिए आधा घंटा दे दें। उसमें ब्रायन ट्रेसी कहता है कि 3 चीज़ें लिख लें, सिर्फ टॉप 3, कि ये आज मुझे काम करने हैं जो निपटाने ही निपटाने हैं। सही। सो आई विल हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड रिपीट इट अगेन एंड अगेन। उसका वो कहता है कि आप टू डू लिस्ट को सारी को, जो डेफर और डिलीट वाली चीज़ें हैं, उसको दूसरे पेज पे लिख लें।
एक दिन के लिए सिर्फ 3 चीजें लिख सिर्फ के 3 रखें चीजें कि लिखें ये जो 3 चीजें हैं important जो है। मुझे करनी ही है। उस पे आगे लिख लें कि ये अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है, इतने बजे तक हो जाना चाहिए, ये मैं किसी और को कर सकता हूँ, लेकिन मुझे फॉलोअप रखना है, दोपहर में पूछना है, शाम में पूछना है, ये है जिसको मैं कम टाइम दे सकता हूँ, सही। लेट कर सकता हूँ। डिलीट वाले को उस लिस्ट में से निकाल दें, इसलिए वो 3 चीजें हैं, 4 नहीं है। 4 नहीं है वो 3 चीजें। जी, सही। 3 चीजें, तो उसको आप साइड पे रख दें, वो उसको आपने नहीं करना या लेट किसी और दिन करना। सो दीज आर 4 क्वाड्रेंट्स। और ब्रायन ट्रेसी की जो मैंने बात की है, इसको आप मिक्स करके करेंगे, टाइम मैनेजमेंट बिकम्स ईजियर। वो इजी हो जाएगा। अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे इंटरेस्ट की होती हैं फवाद साहब, तो हम उसके ऊपर 24 घंटे भी दे देते हैं तो हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, बल्कि हम और भी ज़्यादा इंटरेस्ट हमारा डेवलप हो रहा होता है, हम लोग सारा वक्त भी उसके ऊपर गुजार देते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं कि वो हमारे इंटरेस्ट की नहीं होती हैं तो उसको हम लोग बहुत कम वक्त दे रहे होते हैं। तो क्या इस तरह भी टाइम मैनेज किया जा सकता है कि जो आपकी इंटरेस्ट की चीज़ें उनको ज़्यादा वक्त दे के और जो नहीं इंटरेस्ट की चीज़ें उनको कम वक्त दे के टाइम मैनेज हो जाए? ऐसा मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताता हूँ, ये बड़ी ख़तरनाक अप्रोच है। अच्छा। यूजुअली जो हम जैसे आर्टिस्ट लोग होते हैं, जो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा नहीं होते, उन लोगों को लगता है कि जिस काम में हमें मज़ा आता है, जो हम एंजॉय कर रहे हैं, हम उस पर सारा जोर लगा देंगे तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको हम छोड़ देते हैं तो चल जाएगा, क्योंकि हम तो मेहनती बहुत ज़्यादा हैं। तो हम अगर वन गो में 28 घंटे 30 घंटे काम कर लेते हैं तो उससे प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छा। ऐसा नहीं होता। अच्छा। प्रैक्टिकल एनालिसिस, साइंटिफिक एनालिसिस, बल्कि बिजनेस के एनालिसिस में ये है कि अगर आपने लेट्स से वन गो में 20 घंटे काम किया है, उसके बजाय अगर आप 3 दिनों में 7-7 घंटे या 6-6 घंटे काम करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। अच्छा। सो आपको ये जो मैं जैसे बात कर रहा हूँ, इनको मैं आर्टिस्ट नहीं कहूँगा, इनको मैं अनस्ट्रक्चर्ड कहूँगा। जो लोग अनस्ट्रक्चर्ड हैं, टाइम मैनेज ठीक तरह नहीं कर पाते, उनको लगता है कि वन गो में मैं अच्छा काम कर लूँगा और 20 घंटे एट स्ट्रेच काम करके प्रोडक्टिविटी बेहतर कर लूँगा। दे आर मिस्टेकन। अच्छा। एब्सोल्युटली मिस्टेकन। ओके। इस पे मैं छोटी सी बात बताता हूँ। एक स्टीव वॉ एक प्लेयर थे, बड़े ज़बरदस्त कैप्टन थे ऑस्ट्रेलिया के। उन्होंने बड़ी दिलचस्प एक बात इंट्रोड्यूस करवाई। उसने कहा कि एक बार मैच एक हो रहा था जिस पर हमारे प्लेयर्स आउट होते जा रहे थे, तो जब 6 आउट हो गए, एक प्लेयर आया तो उससे मैंने पूछा कि कैसी है विकेट, क्या चल रहा है? तो उसने कहा कि इट इज़ एन अगली विकेट, कि विकेट बड़ी बुरी है, गंदी सी है, अनइवन बाउंस रह रहा है, तो खेला नहीं जा रहा। तो वो कहता है आई नीड अगली रन्स। विकेट अगली है, खराब है, तो अगली रन्स करो। आपका दिल नहीं कर रहा, आपको मजा नहीं आ रहा खेलने का, लेकिन मैच चल रहा है, आपको रन्स करने हैं। यू हैव टू परफॉर्म। हर रोज एंजॉय नहीं करते आप अपना काम, आप भी अपना एंजॉय नहीं करते हो। यू डोंट एंजॉय एवरीथिंग एवरी सिंगल डे, इवन योर फेवरेट वर्क। तो फिर आपको इस चीज के अपने ऊपर ट्यून करना है कि मुझे जाना है, काम करना है और उस पर वक्त इन्वेस्ट करना है। अगर थोड़ा सा मुझे मजा नहीं आ रहा तो आज की बात है, कोई बात नहीं। तो मजा नहीं आ रहा तो 2 वजह हो सकती है, स्किल नहीं है तो डेवलप करें, दूसरी ये है कि मूड ऑफ है तो उसको ठीक कर लें, लेकिन काम करें, काम करना। सो दैट स्किल, दैट माइंडसेट नेवर वर्क्स। आई नेवर सजेस्ट कि आप ये कहें कि मुझे उस काम में मजा आता है तो वो बहुत तो कर मैं पूरा मतलब 24 घंटे या दिन के 18-20 घंटे उसके ऊपर ही लगा दूं, बाकी चीजों को निगलेक्ट कर दूं। जी, जो अनइम्पोर्टेंट चीजें हैं, समटाइम्स वो जो अनइम्पोर्टेंट लग रही होती हैं, जिनमें मजा नहीं आता, यूजुअली वो इंपॉर्टेंट ज्यादा होती हैं। अच्छा। जैसे घर के मेन गेट को जाके लॉक करना, गाड़ी का लॉक रखना, गैस चेक करना कि वो चल रही है कि बंद है, एग्जैक्टली, गाड़ी का पेट्रोल चेक करना। तो ये अपेरेंटली किसको मजा आता है पेट्रोल डलवाते हुए, बट यू डू इट क्योंकि वो जरूरत है उस चीज की। हाँ, तो वो उस वक्त की जरूरत है, तो वो भी आपको करनी चाहिए। अच्छा, तो कॉर्पोरेट सेक्टर में किस तरह लाइफ को भी और काम को भी, बाकी चीज़ों को भी मैनेज किया जाता है? टाइम मैनेज किस तरह किया जाता है? जी, मैं आपको बताता हूँ, ये बड़ी ही सिग्निफिकेंट एक्सरसाइज होती है एवरी सिंगल ईयर्स। इसको मुख्तलिफ चंक्स में डिवाइड किया जाता है, जो मैं सजेस्ट करता हूँ, बल्कि ब्रायन ट्रेसी ने सजेस्ट किया था कि इसको आप बड़े टास्क को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करें। अच्छा। वो किस तरह से, आप देखें, हमने बात की थी साल के शुरू में कि पूरे साल का एक प्लान डिज़ाइन होता है हर कंपनी का। हाँ जी। ऑब्जेक्टिव्स, एक गोल होता है, फिर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स हर डिपार्टमेंट को चले जाते हैं कि ओवरऑल हमने इतने $1 मिलियन कमाने हैं इस साल में। हर डिपार्टमेंट ने, एक डिपार्टमेंट ने इतने सेव करने, एक ने इतने बचाने, कमा के लेके आने हैं। उसमें हर डिपार्टमेंट तो इंडिविजुअल्स हैं, फिर उनके टास्क होते हैं। उस टास्क को फिर डेली बेसिस पे डिवाइड किया जाता है, और डेली बेसिस पे डिवाइड करने के बाद उसकी हर महीने के बाद देखा जाता है कि उसका इम्पैक्ट क्या है। फिर क्वार्टरली होता है, फिर बाय एनुअली होता है, फिर एनुअली होता है। सो टाइम मैनेजमेंट इनफैक्ट इस तरह से कर रहे होते हैं कि एक साल के टाइम में
हमने इतना रेवेन्यू कमाना है। अच्छा। सो टाइम के साथ पैसे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं कॉर्पोरेट अच्छा, सेक्टर ठीक में। है। उसमें फिर ये देखते हैं कि अगर एक एम्प्लॉय को 100 रुपये दिए जा रहे हैं तो क्या वो रेवेन्यू इतना लेके आ रहा है, 200 रुपये का, 150 रुपये का। सो यानी टाइम इतना इन्वेस्ट करने के बाद वो इतने पैसे लेके आ रहा है। सो दिस इज हाउ कॉर्पोरेट सेक्टर का, अगर मैं क्विकली समराइज कर सकूं, बिगर पिक्चर, जैसे ब्रायन ट्रेसी ने भी कहा, हम भी सजेस्ट कर रहे हैं, आप एक गोल डिफाइन कर लें और उसके बाद छोटे छोटे उसके चंक्स कर लें। सही। सो दिस इज हाउ यू कैन रीच योर गोल। कॉर्पोरेट सेक्टर भी बिल्कुल ऐसे ही करता है। अच्छा। साल का गोल उसको 6 महीनों में, 3 महीनों में, फिर महीने में और डेली बेसिस पर लेके डेली बेसिस पे भी ये चीजें जो है ना वो और हैं हर वो दिन को भी भी डिवाइड किया जाता है कि इस दिन में कौन कौन से 3 टास्क करने। अच्छा, ये कॉर्पोरेट सेक्टर कर रहा होता है, साथ साथ मेरे ख्याल से जो एम्प्लॉयज हैं वो भी इस चीज को जी, corporate अपने sector- अपने ऊपर इम्प्लीमेंट भी कर रहे होते हैं। वो खुद नहीं करते तो उनके बॉसेस करते हैं। Bosses करवा कि ये देते 3-4 काम आपने करने हैं, क्योंकि बॉस ने भी कॉर्पोरेट सेक्टर में आंसरेबल है वो भी इसी टाइम ऑफ साइकिल से गुजरा हुआ होता है, टाइम ऑफ पीरियड से गुजरा होता है कि किस तरह आपने करना है। तो आज हमने बात की है कि टाइम मैनेजमेंट कितनी ज़रूरी है आपकी लाइफ में, या आप कहीं पर भी हैं, किसी भी लाइफ के स्टेज पे हैं, तो वो आपके लिए उस टाइम को मैनेज करना कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अहमद फवाद साहब हमारे साथ मौजूद है। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और इस हवाले से हमने बात की है। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। क्योंकि आज वीकेंड है और वीकेंड का शो है, तो हमने जिस तरह मैं बात करती हूँ कि जनाब कोशिश हम यही करते हैं कि लाइटर नोट पर ही आज का प्रोग्राम रखें। तो आज अब हम आपको योगा करना सिखाएंगे, जिसमें सुलाफ़ नकवी योगा एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद होंगी और वो किस तरह का योगा करना सिखाएंगी। आइए उन्हीं की तरफ चलते हैं। जी सुलाफ़, ओवर टू यू। आज हम बात करने वाले हैं वर्कआउट हमारे सीनियर्स के लिए। यानी कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, बट जो लोग 50 ईयर्स से ऊपर है या 40 ईयर्स से ऊपर हैं उनको तो हम सीनियर वैसे नहीं बोलेंगे, उस टाइम पे तो आपकी लाइफ स्टार्ट होती है। सो 50 से अगर अबव या 60 से अबव आपकी एज है तो तब आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि दिल को हमेशा बच्चा रहना चाहिए, वो हमेशा ही जवान होना चाहिए। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एज नंबर में बढ़ती जा रही है और आप ये सोचते जाएं कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। बुजुर्गी बड़ी अजीब सी चीज़ होती है, लेकिन आपके अंदर जो बुढ़ापा नहीं आना चाहिए, बुजुर्गी आनी चाहिए, क्योंकि बुजुर्गी का ताल्लुक विजडम से होता है और बुढ़ापे का ताल्लुक ज़रा वीकनेस से होता है और फिटीग होती है सारी लाइफ आपको। अगर मैं बुढ़ा हो गया हूँ, तो आपको क्या लगता है, बहुत सारे ऐसे हम यंग लोग हैं जो अक्सर खुद को बीमार होकर फील कर रहे होते हैं, हम कहते हैं बूढ़े हो गए हैं। सो बुढ़ापे का ताल्लुक एज से नहीं है। आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे जिनका दिल अभी भी बच्चा है। मैं अपने आप को भी कहती हूँ सबके सामने कि आई एम अ किड इन माई हार्ट, और मैं वाकई में बच्चा हूँ दिल से। सो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप यहाँ से क्या है, आपने खुद को ये कहना है कि एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। और एक्सरसाइज की किसी भी एज में कोई माफ़ी नहीं है, लेकिन हमारे सीनियर्स हमें जाहिर है याद है कि उनके लिए एक्सरसाइज आसानी से क्या हो सकती है। सो आपने अपने आप को कहा कि एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। इसके अलावा आप क्या करेंगे, आपने तेज़ी से थोड़ा सा मार्च करना है, लेकिन अगर आपके लिए ये ज़्यादा तेज़ हो रहा है तो आप रिलैक्स रहते हुए यहाँ पर सिर्फ इसको इस तरह से इस मूवमेंट को दोहराएंगे। अब जैसे ही तकरीबन इसको 15 सेकंड 30 सेकंड हो जाएं तो आपने क्या करना है, यहाँ पर अपनी लेग को थोड़ा सा, क्योंकि सीनियर्स के लिए बता रही हूँ तो ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना, आपने थोड़ा सा इसको एक्सटेंड किया एंड रिलैक्स। सामने को भी सेम इसी तरह से, वो किक नहीं होगी, आप सिर्फ इसको इस तरह परफॉर्म करेंगे यहाँ सामने, ताकि आपकी बॉडी में जो मोबिलिटी की ज़रूरत है वो चीज़ बिल्कुल ठीक हो जाए। जितना आप नी को रेज कर सकते हैं, हाई नी हो सकती है, आपने उतना उस तरह से कोशिश की। इसके अलावा चेयर क्यों पड़ी है, मैंने सोचा एक दफ़ा फिर से मैट को गायब कर दूँ। अब आप यहाँ आएंगे, अब वो हमारे सीनियर जो चाहते हैं हम स्क्वाट प्रैक्टिस करें, किस तरह होगा सॉरी, आप चेयर के साथ होंगे, आपने चेयर पर उसका सहारा लेते हुए स्क्वाट किया, उठ गए। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है वापस उठना इसमें, तो जैसे आप स्क्वाट में गए थोड़ा सा आपने होल्ड किया, चेयर को पकड़ा और इस पर बैठ गए। उसके बाद फिर उठे, आराम से आपने स्क्वाट किया, होल्ड किया, नैरो स्क्वाट, होल्ड किया और आराम से चेयर पर बैठ गए। यहाँ पर जितनी भी आपकी रोटेशन होंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। यानी कि सबसे पहले आपने अपने हाथों को इस तरह से मूव करना है,
जितनी भी आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, मोबिलिटी के लिए आपकी स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपने स्ट्रेचिंग से पहले भी रोटेट करना नहीं भूलना अपने आप को। इसके अलावा आपने इस तरह रेज करना है अपने आर्म्स को, लिफ्ट किया यहाँ तक जहाँ तक आसान है। इसी तरह जिस तरह फ्रंटल रेजेस होते हैं, आपने वहाँ इस तरह फिस्ट बनाई और वन बाय वन आपने अपने हाथ को इस तरह से लिफ्ट किया। अपने शोल्डर्स की रोटेशन करते हुए आपने स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच करते हुए ऊपर लेकर गए एंड एक्सहेल, आसान। इनहेल एंड एक्सहेल। ये चीज़ आप 10 से 12 दफ़ा दोहराएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कम आसान था, लेकिन आप कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा चैलेंजिंग था। इसके अलावा चेयर की एज पर आकर आप वॉक किस तरह कर सकते हैं बैठे बैठे। आपने अपनी हील पर आना है और हील के साथ इस तरह से स्टेप्स लेने और इसी के साथ वापस चले जाना है। सेम यही चीज़ आप अपनी टोज़ के साथ कर सकते हैं और उसी तरह आप आ गए वापस। अब इसके अंदर अगर आप कहें कि लेग रेजेस तो हो सकते हैं लेकिन फ्लटर भी हो सकता है, वो कैसे हो सकता है? फ्लटर बिल्कुल हो सकता है। आपने अपनी चेयर को यहाँ पकड़ा, इसको होल्ड किया, अपनी लेग्स को रेज किया और आपने ये या तो लेग रेजेस की या यहाँ पर इसको इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ये लोअर होगा। आप बहुत ज़्यादा अभी हायर आने की पहले कोशिश नहीं करेंगे। पहले आप बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करेंगे, उसके बाद आप इन एक्सरसाइजेज को थोड़ा सा इंटेंसिटी इसकी बढ़ा सकते हैं। या यहीं पर रहते हुए जिस तरह हम मार्च बताते हैं, आप एक ही जगह पर रहते हुए मार्च कर सकते हैं। रिमेंबर, जब भी आप कहीं बैठे हुए हैं, आप आराम से टीवी देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, आराम से आप अपने हाथों को और रिस्ट को, यानी सबसे पहले इसको ज़रूर रोटेट करें और अपने हाथ की स्ट्रेच, सामने अपने हाथ को लेकर आए। यहाँ याद रहे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा आपको लॉक नहीं करना। अक्सर हम लोग जब भी कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, हम इसको लॉक करते हैं और बाद में कहते हैं हमारी एल्बो में पेन हो रहा था। तो इसको आपने थोड़ा सा यहाँ पर ईजी रखना होता है। यहाँ आपने इसको इसी तरह अपने हाथों की स्ट्रेच की और एंड पर जिस तरह से हम अपने रिस्ट की जितनी भी हमारी जो स्ट्रेचिंग होती है और उसकी मोबिलिटी के लिए वो सर्कुलर मोशन में आप चीज़ कर रहे हो तो आप वो कर सकते हो। और नेक की मूवमेंट इम्पॉर्टेंट है, वो ज़रूर करनी है रिलैक्स रहते हुए। और एक चीज़, हमारे सीनियर्स हों यानी बड़ी उम्र के बच्चे हों या छोटी उम्र के बच्चे हों, 7 साल की उम्र से लेकर आप जितना भी एज आप कह रहे हैं, मे गॉड ब्लेस यू, और उस एज में आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मराकबा आपके लिए इतना ज़रूरी है कि आपकी सोच को अलाइन कर देगा। ब्लू कलर के बारे में अगर आप सोचते हैं, ग्रीन कलर के बारे में सोचते हैं, तो ये हीलिंग के कलर होंगे, आपको रिलैक्स करेंगे। आपको पैल्पिटेशन हो रही है तो आप रिलैक्स होना चाहते हैं, आप कहीं भी बैठे, बैक को स्ट्रेट किया, इनहेल फ्रॉम योर नोज एंड एक्सहेल थ्रू योर माउथ। अगर आप लिप्स को थोड़ा पर्स्ट कर लेते हैं तो आपका जो स्ट्रेस है वो सही से रिलीज़ होगा। और अगर किसी को स्लीप साइकिल का इशू भी आ रहा है तो वो भी आपका कवर होना शुरू हो जाएगा, आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा और आपको नींद भी अच्छे से आना शुरू हो जाएगी। सो ये एक्सरसाइज थी हमारे सीनियर्स के लिए, बड़ी उम्र के बच्चों के लिए, यानी कि जो 50 साल से ऊपर हैं लेकिन दिल हमेशा बच्चा रहना चाहिए, जवान रहना चाहिए। जैसे मैंने कहा, एज इज़ जस्ट अ नंबर। बुजुर्गी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बुढ़ापा नहीं। आपको बूढ़े नहीं होना, बुजुर्ग हो सकते हैं किसी भी एज में, सिर्फ आपको इस चीज़ का ख्याल रखना। आई होप कि आपको जागो लाहौर की ये काविश पसंद आई होगी, हमारी एक्सरसाइज पसंद आई होगी, जो योगा था या जो वर्कआउट था सीनियर्स के लिए वो पसंद आया होगा। इस हवाले से आप अपना फीडबैक भी हमें दे सकते हैं। और मेरी तरफ से हमेशा के लिए आप लोगों को, हमेशा की तरह आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक गाइस। ठीक है जी, सुलाफ़े नकवी योगा एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थी और आज उन्होंने योगा करना सिखाया है कि किस तरह आप घर पर बैठकर, और अगर आपके पास मैट नहीं है या आप मैट पर नहीं बैठ सकते हैं तो आप चेयर के ऊपर बैठकर किस तरह योगा कर सकते हैं और अपने आप को फ़िट रख सकते हैं, क्योंकि अपने आप को फ़िट रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है। जिस तरह की हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल बनता जा रहा है और हम जिस तरह की डाइट लेते हैं, उसके बाद अगर हम अपने आप को फ़िट नहीं रखेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे या योगा नहीं
नहीं करेंगे तो हम बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन करना चाहते हैं और लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फ़िज़िकल एक्टिविटी, जिसमें एक्सरसाइज भी इंक्लूड होती है, योगा भी आ सकता है, ये करना बहुत ज़रूरी है। तो खैर ये तो बात होगी कि हम लोगों ने किस तरह अपने आप को फ़िट रखना है, सेहतमंद रखना है। जनाब अब आगे बढ़ते हैं कुछ अपने प्रोग्राम में और सेहत के मुतालिक बात कर लेते हैं। जिस तरह मैं बात करी थी कि हमें सेहतमंद रहने के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी इंक्लूड करना हमारी डेली लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके साथ साथ हमारी डाइट भी अच्छी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता जा रहा है। डाइट अच्छी होगी तो हमारी सेहत ऑटोमेटिकली अच्छी होती जाएगी। तो ये गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में ज़्यादा दिल नहीं करता है कुछ भी खाने को, ज़्यादा इनटेक हम लोग लिक्विड्स का कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें खाना खाना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और आज हम समर स्नैक्स के ऊपर बात करेंगे जो हेल्दी भी होंगे और जो ईज़ी टू गो भी होंगे, जिसको हम लोग फटाफट बना भी सकते हैं। तो उसमें क्या क्या चीज़ें बनाई जा सकती हैं, इस पर बात करने के लिए क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन नुहा साजिद हमारे साथ मौजूद है। नुहा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लोहार में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। नुहा, जिस तरह गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ करता जा रहा है, तो इसमें ज़्यादा खाया नहीं जाता, खाना नहीं खाया जाता, इनटेक नहीं किया जाता, तो लिक्विड्स हम लोग ज़्यादा इनटेक कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं स्नैकिंग चल रही होती है। तो हम इस गर्मी के मौसम में हेल्दी स्नैकिंग क्या कर सकते हैं? बेसिकली अगर मैं स्नैक्स की बात करूं तो हम लोग इसमें बहुत से ऐसी रेमेडीज़ हैं, क्विक रेमेडीज़ हैं जो जॉबियन भी यूज़ कर सकते हैं और वैसे भी आम मर्रा ज़िंदगी में भी हम लोग यूज़ कर कोई होममेड भी अपने चीज़ बनाना चाह रहा है तो वो बहुत इजीली इसको बना सकते हैं। जैसे चिया सीड पुडिंग है, वो हम बना सकते हैं। इसको बनाने का तरीका बहुत आसान है। आपने रात को चिया सीड्स को भिगोना है, साथ उसमें ओट्स ऐड करना, और साथ आप चाहें तो अगर आप वेट लॉस या किसी इस तरह की जर्नी में नहीं तो आप उसमें बनाना ही ऐड कर सकते हैं, और साथ हल्का सा दही का इस्तेमाल कर लें उसमें, और या फिर दूध का इस्तेमाल कर लें, और उसको रात को ओवरनाइट रेफ्रिजरेट कर लें और सुबह उठ के या उसको किसी भी स्नैक के हिस्से में खा सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर हम मैंगोज़ की बात करें तो मैंगोज़ की बहुत अच्छी सी एक रेमेडी है, वो ये है कि आप मैंगो को अगर थोड़ा सा योगर्ट के साथ थोड़ा सा शेक कर लें और उसमें हल्की सी चीनी डाल के उसको रेफ्रिजरेट कर लें क्यूब्स की फॉर्म में। अच्छा, तो वो जिस तरह आप आइसक्रीम का मतलब आप थोड़ा सा लुत्फ़अंदोज़ होते, इस तरह से आप आइसक्रीम की तरह उसको भी खाएंगे और आप लुत्फ़अंदोज़ भी होंगे। चेरीज़ आजकल बहुत ज़्यादा आ रही हैं, चेरीज़ को अगर रेफ्रिजरेट कर लेते हैं उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा आप खुद को बहुत फ्रेश फील करेंगे और इस तरह से आपको जो आपका स्नैक का हिस्सा है वो बहुत अच्छे से गुजर जाएगा। अच्छा, ठीक है। मतलब ये सारे स्नैक्स एज ए स्नैक के तौर पर हम लोग खा सकते हैं इन चीज़ों को। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? क्या ऐसी समर ड्रिंक्स हो सकती हैं जो इस समर में हमारे काम आ सकती हैं? एग्जैक्टली अगर आप फालसे का इस्तेमाल करें एज अ जूस, लेकिन उसको बनाने का तरीका ये है कि आप बहुत ज़्यादा चीनी का कंटेंट ना यूज़ करें। आप उसमें जो पिंक सॉल्ट है वो इस्तेमाल कर लें और लिटिल अमाउंट में आप थोड़ा सा चीनी का इस्तेमाल कर लें और फालसे का इस्तेमाल ज़्यादा करें। थिक सा जूस बनाएं, उसमें उसको स्टेन ना करें, वो पिएँ, वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है आपके लिए आजकल में समर्स के लिए। उसके अलावा वाटरमेलन का भी जूस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको भी आपने सिर्फ ब्लेंड करना है, हल्की से उसमें चीनी ऐड करनी है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या उसके अलावा अगर आप चिया सीड्स का और जो हमारे आजकल जो सत्तू आ रहे हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा। उसमें आपका 8 to 9 ग्राम्स पर सर्विंग जो है उसमें प्रोटीन मौजूद होती है जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। उसके साथ अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप जो मिल्क है दूध के साथ अगर आप दही को हम वज़न करके वो और साथ उसमें ओट्स ऐड कर दें। अच्छा। तो वो बहुत एक अच्छा सा ना मतलब हेल्दी स्नैक बन जाता है जो आपको अच्छा भी लगता है। हाँ, दूध सोडे का इस्तेमाल ना करें। दूध सोडा बहुत ज़्यादा नुकसान है। आजकल जो हमारी रूटीन है घरों में वो बहुत ज़्यादा आम होती जा रही, ख़ासतौर पर दूध सोडे को लेके। मतलब सैनवप और दूध का कोई आपस में लिंक नहीं है, बल्कि ये आपकी जो बेसिकली ग़िज़ाई है तो उसे बेसिकली ख़त्म ही करती है। अच्छा,
जी, तो आपने कोशिश करनी है कि दूध सोडे का इस्तेमाल नहीं करना, और जो हमारे आर्टिफिशियल जो हमारे ड्रिंक्स हैं या आर्टिफिशियल जो जूसेस शरबत और हैं juices यूज़ वो यूज़ ना करें। तो आपने कोशिश करनी है कि घर में ही अपने इस तरह के लेमन मेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेमन मेड बहुत बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप लेमन मेड का इस्तेमाल कर लें तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, दूसरा कि अगर जिन्होंने जो लोग वेट लॉस कर रहे होते हैं नोआ, उनके लिए क्या हेल्दी स्नैक में चीज़ें आ सकती हैं? बेसिकली जो हमारे वेट लॉस के पेशेंट्स हैं, अगर वो जॉब वगैरह भी कर रहे हैं और उनको मतलब ज़ाहिर है गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो हम उनको ये कहते हैं कि आप चिया सीड्स का ही इस्तेमाल करें। अच्छा। ठीक है, चिया सीड्स का या जो मैंने आपको बताया ना सत्तू का, इसका इस्तेमाल करें, या लेमन मेड का इस्तेमाल करें, लेकिन उसमें चीनी नहीं आप ऐड कर सकते, सिर्फ आपने हल्का सा नमक और लेमन का इस्तेमाल करना, उसमें आपने चीनी नहीं ऐड करनी। ठीक है, तो ये आपने कुछ इस तरह के ड्रिंक्स है, जैसे बनाना, जैसे मैंने अभी आपको चिया सीड पुडिंग बताई है, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपने बनाना का इस्तेमाल नहीं करना। जस्ट आपने चिया सीड्स लेने हैं और ओट्स लेने हैं और दूध के साथ उसको मिक्स करके आपने रेफ्रिजरेट कर लेना है, और ओवरनाइट रख के सुबह उठ के उसको एज अ स्नैक यूज़ कर सकते हैं आप, क्योंकि वो एक ठंडा सा हो जाता है, तो इसलिए आप उसको खा सकते हैं। ठीक है। बस हमने जो हमारे वेट लॉस के पेशेंट होते हैं उनको भी हमने ये चीज़ देखनी होती है कि आपने ज़्यादातर हाई ग्लाइसेमिक फूड्स का नहीं इस्तेमाल करना, जिसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा हो, वो नहीं आपने इस्तेमाल करने, बाकी आप फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट्स को एज अ स्नैक यूज़ करना चाहिए, क्या करना चाहिए? फ्रूट्स को हाँ, फ्रूट्स को एज ए स्नैक ज़्यादातर, अगर बेहतर आपने उनका मतलब फ़ायदा लेना है तो उसके लिए आपको एज ए स्नैक ही यूज़ करना चाहिए। फ्रूट्स को कभी भी ब्रेकफास्ट से पहले नहीं यूज़ करना चाहिए, हमेशा ब्रेकफास्ट के बाद, मतलब स्नैकिंग में ही आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और उसकी क्वांटिटी आपने यूज़ करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, या बहुत ये नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा चूज़ी होना है, आपने हर फ्रूट को टेस्ट करना है और एक उसकी पोर्शन के अकॉर्डिंग ही खाना है। अगर आप उसको चाहें तो बहुत सी ऐसी डिफरेंट रेमेडीज़ मौजूद हैं जिसमें आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड ये करूँगी जो फ्रूट्स हैं उनको होल फ्रूट्स में ही खाना चाहिए, किसी भी तरह से उनको मतलब के साथ मिक्सअप नहीं करना। जैसे फ्रूट चाट हम बना लेते हैं, फ्रूट चाट भी नहीं यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि उसमें हम कहीं ना कहीं मसाला जात का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए नहीं बेहतर। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए कि अब जैसे शुगर के पेशेंट हैं, उन्हें बार बार भूख लग रही होती है, कुछ ना कुछ खाने का उनका दिल कर रहा होता है, क्रेविंग्स हो रही होती है, तो उनके लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे? उनके लिए हेल्दी स्नैकिंग क्या हो सकती है? बेसिकली शुगर के जो पेशेंट्स होते हैं उनको मैं नट्स देती हूँ, रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि वो वीक भी हो जाते हैं कहीं ना कहीं, तो उनको वीकनेस बहुत महसूस होती है, तो मैं उनको कहती हूँ कि आपने डेली जो है अपनी एक स्नैक में आपने नट्स का इस्तेमाल लाजमी करना है। ठीक है, उसमें आपको ये आलमंड्स का भी इस्तेमाल करना, मतलब सारे नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा नहीं खाना। जैसे 7 बादाम हो गए, 5 कैश्यू हो गए, 2 राइसन्स हो गए, इस तरह से आपने एक अपना हैंडफुल ऑफ एक स्नैक बनाना है, वो आपने खाना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं खाना। और अगर इसके अलावा मैं बात करूँ, लेकिन गर्मियों में तो कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि हम इसका इंटेक नहीं कर सकते हैं, गर्मियां हैं और ये ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। मैं ये बताने लगी थी कि अगर आप उसको दूध में डाल के उसको हल्का सा ब्लेंड कर लें और मतलब ठंडा उसमें चिल कर लें दूध को, और साथ उसमें हल्की सी शुगर का कंटेंट यूज़ कर लें, तो आपके लिए वो नुकसानदेह नहीं होगा। शुगर आपने बहुत लिटिल अमाउंट में यूज़ करनी है। हाँ, उसके साथ मिंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 3-4 चीज़ें आप मिक्स करके आप उसको ब्लेंड कर लेंगे तो उसको बहुत अच्छा जायका आएगा। जैसे आप अगर मिंट का है उसका आप जूस बना लें या उसको शेक कर लें, उसमें हल्का सा चीनी और ब्लैक पेपर डाल के उसको आप पियेंगे तो वो भी बहुत आपको ये दूध के अंदर ही डाल नहीं, ये अलग से एक बता रही हूँ। अच्छा, ये अलग से आपने उसके अंदर बनाना है? जी, मिंट का जूस बना के जी जी। ओके, ये और इसके अंदर लेमन या बाकी चीज़ें भी डालनी है कि नहीं डालनी? मिंट के साथ आप लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेमन अच्छा। स्क्वीज़ कर लें, साथ आप ब्लैक पेपर का इस्तेमाल कर लें और हल्की सी चीनी ऐड कर लें, तो एक जैसे मिंट मार्गरीटा का एक बस हमने उसमें सिरप नहीं इस्तेमाल करनी, बाकी हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब स्प्राइट को निकाल के आप पानी में ब्लेंड उसको करके उसको पी सकते हैं। उसको वो घर में आप मतलब एज अ मिंट मार्गरीटा जो है घर पे विदाउट जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है वो आप उसके विदाउट बना सकते हैं, जिनको ड्रिंक से एलर्जी है या जो नहीं पीना चाहते हैं। तो आपने हेल्दी स्नैकिंग किस तरह करनी है इस समर में और हीट वेव से किस तरह बचना है, इस मौसम में किस तरह ख़ुद को हाइड्रेटेड रखना है, उस पर हमने बात की है। नोआ साजिद हमारे साथ मौजूद है। नोआ, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग है, और इसी नोट पर मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।